बिहार में एमएलसी के लिए चुनाव होना है, सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे दल अपना अपना कह सकते हैं जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के अंदर जो चीजें निकल करके आई है और कहा यह जा रहा है कि एक सीट तो उनकी पक्की है, लेकिन एक सीट पे जिस तरीके से घमासान हो रहा है और खास करके शिवचंद्र राम, उनका दर्द जिस तरीके से छलका, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो आंसू पोंछते नजर आए, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो पार्टी खुद को पिछड़ों की पार्टी बता रही थी, क्या आज उसी पार्टी की हरकतों से पिछड़े जो उम्मीदवार हो सकते थे, पिछड़े दल की जो अगुवाई कर सकते, पिछड़े लोगों की जो अगुवाई कर सकते थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया। और ये बात यहां तक ही नहीं रुकी, जो एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं, सुनील सिंह की बात हो रही है, जो आरजेडी की तरफ से बनाए गए हैं, उसको लेकर के भी बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही। रोहिणी आचार्य उनके खिलाफ तमाम तरह के भले संकेतों में बात कर रही है, लेकिन बड़ी नाराजगी जता रही है। तेज प्रताप यादव नाराजगी जता रहे, यानी कि पार्टी की तो बात बात में होगी, लालू परिवार के अंदर ही इस चीज को लेकर के एक राय नहीं है, नाराजगी है। तो आखिरकार किसके कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है? कौन सी मजबूरी है तेजस्वी यादव के सामने क्यों उन्हें अपने उस सपा सलार की अनदेखी करनी पड़ी, जो कभी उनके रैली और जो यात्रा निकाल रहे थे उसके बस पे आगे की सीट पर बैठे हुआ करते थे, अचानक उन्हें सबसे पीछे की सीट पर कैसे बिठा दिया गया? इसी पर चर्चा होगी आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुरजीत जी। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ कि भाई जिनको आपने पहले से कह दिया था कि ठीक है जी, आपको हम एमएलसी बनाएंगे, विधान परिषद पहुंचाएंगे, पहले तो आपने एआईएमआईएम को धोखा दे दिया, उनका कैंडिडेट नहीं बनाया, और अपना भी कैंडिडेट जिनको बनाना था, जिनको आप वादा कर चुके थे, चिट्ठी दे चुके थे, उनसे वादा खिलाफी कर दी और वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफा दे दिया, सदस्यता तक से इस्तीफा देने की बात आ गई। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी तेजस्वी यादव के सामने कि उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ गया? देखिए सुरजीत जी, लगातार हम ये बातें कहते आ रहे हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले से जो राजद की राजनीति के जो स्टैंड हुआ करते थे, लालू के समय की अगर आप राजनीति को देखेंगे तो लालू अपने साथ अपने सभी जो उनके पुराने साथ के लोग थे उन सबके साथ तालमेल बना के चलते थे और अपनी राजनीति के बहुत सारे जो उनके पिलर थे, राजद की राजनीति के जो पिलर थे, जिनमें से एक नाम शिवचंद्र राम का भी जिनका आता है, जो वर्तमान समय में एससी एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, ये भी उनके साथ हैं जो 1990 से लालू के साथ जुड़े हुए। और ऐसे कितने ही नाम थे जो लालू की उस सत्ता में कहीं ना कहीं बहुत सारे पिलर के रूप में जिन्होंने काम किया। लेकिन जैसे ही लालू की तबीयत खराब हुई या तेजस्वी को उन्होंने कमान सौंपी, तेजस्वी की कमान में वो धार नजर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके जो सलाहकार है, उनके सलाहकारों पर आरोप लगे, उनके सलाहकारों पर यह आरोप लगे कि वो पार्टी की पूरी तरह से डुबाने वाली नीतियों पर बड़े फैसले ले रहे हैं। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, पीछे की सब बातों को अगर हम भूल जाएं कि विधानसभा चुनावों में क्या चूक हुई, आखिर क्या कारण है कि वो पार्टी राजद, वो पार्टी जो बिहार में करीबन 2-3 दशक तक सत्ता के केंद्र के आसपास ही रही है, और वो परिवार जिसमें दो मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी बेटी मीसा भारती सांसद, और मतलब पूरा कुनबा ही उनका राजनीति में है। अगर सरकारी बंगले इन लोगों को देने पे आए तो वही अच्छा खासा एक परिवार पे ही खर्च होता हुआ भी नजर आता है। लेकिन इस सबसे इतर पार्टी क्या कर रही है, पार्टी के अंदर की रणनीतियां क्या है, पार्टी क्या अपनी पुरानी सीखों से, जो उनको चोट लगी है, जो उनको डेंट पहुंचे हैं, जो विधानसभा चुनाव में नुकसान हुए हैं, उससे क्या कुछ सीख लेती हुई भी नजर आ रही है? ऐसा नजर तो नहीं आ रहा। और ऐसा नजर बिल्कुल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चुनावों से पहले वो परिवार जो बिहार की सत्ता का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आया। पहले तेज प्रताप यादव टूटे, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ जयचंद ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि पार्टी स्टैंड करें, घर परिवार के सारे लोग रहें। उन्होंने कई नामों का खुलासा भी किया, कई लोगों के नाम सामने भी आए, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं हुआ। उसके बाद के आगे के घटनाक्रम होते हैं,
इनकी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य एक दिन घर से रोती हुई बाहर निकलती है और वो कहती है कि मुझे पीटने तक के लिए हाथ उठाया गया और कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। परिवार में पूरी तरह से एक मत नहीं, एक राय नहीं फैसलों में। तो आखिर ये फैसले ले कौन रहा है? ये फैसले क्या तेजस्वी खुद ले रहे हैं या तेजस्वी के सलाहकार जो है वो उन्हें इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं? आखिर ऐसा कैसे हुआ कि शिवचंद्र राम जो हैं, शिवचंद्र राम जो हैं, इनके 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 कई साथी, इनके कई सहयोगी, इनके कई कार्यकर्ता पिछले 3-4 दिनों से पटना के अलग अलग होटलों में ठहरे हुए थे, क्योंकि उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया था कि एमएलसी के चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा और आप विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ? अंतिम समय में एकदम से सुनील सिंह को कैंडिडेट बना दिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। मुंह बोले भाई ठीक है, लेकिन किस तरह के आरोप अब रोहिणी अपने उन मुंह बोले मामा पर लगा रही है? वो उनको क्या क्या कह रही हैं? आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि रोहिणी उनको लेकर कह रही हैं कि वो बहुत बड़े ठग हैं, धोखेबाज हैं, प्रपंच रचने वाले हैं? आखिर क्या ऐसे लोगों का ही पूरा वर्चस्व अब पार्टी के ऊपर नजर आ रहा है? जीतन राम मांझी को आप देखिए, जीतन राम मांझी भी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक ऐसा आदमी उसको टिकट दे दिया गया कि जो अपने आप में मतलब थैलियों का कारोबार करता रहा है। तो पूरा देखिए, पूरे समीकरण वहीं आ रहे हैं कि इस समय राजद की कमान है किसके हाथ में? क्या वो तेजस्वी के हाथ में, या तेजस्वी एक मोहरा बने हुए हैं और कुछ लोग पार्टी को पूरी तरह से तबाह करने पे तुले हुए हैं? पार्टी के पिछले 6 महीनों के आप एक एक फैसले को देख लीजिए, एक एक फैसला नेगेटिव पार्टी के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है, और यह फैसला बहुत दूरगामी परिणामों के साथ जाएगा। बहुत दूरगामी परिणामों के साथ इसलिए भी जाएगा क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो आदमी जिसने पार्टी को मजबूत करने में हमारे पिता के साथ खड़ा रहा और वो मजबूती के साथ उसने पार्टी का जनाधार बढ़ाया, एक प्रकोष्ठ का सर्वमान्य नेता था और उनके समर्पण का सम्मान होना चाहिए था। लेकिन पार्टी ने सम्मान किसे दिया? वो जो दूसरा आरोप मांझी भी लगा रहे हैं, हालांकि मांझी सत्ता पक्षी पार्टी है, पर जिस वर्ग की राजनीति वो करते हैं उसी वर्ग की राजनीति पे यहां भी सवाल उठे। तो बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, और राजद अगर इसी तरह से रहा तो अपने अस्तित्व की लड़ाई बहुत जल्दी ही लड़ता हुआ नजर आएगा। एक समय में वो पार्टी जो सत्ता के केंद्र में रहती थी वो अर्श से फर्श पे इतना ज्यादा गिर जाएगी कि उसका अस्तित्व ही अपने आप को खंगालता हुआ नजर आएगा। पार्टी में भयंकर गतिरोध है। देखिए, चुनावों के बाद ये अपने अज्ञातवास में चले गए थे तेजस्वी यादव, इनको बयान देना था, वो बयान नहीं दिए। इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक करनी थी ताकि उनको बूस्ट अप कर सकते, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करते, मुद्दे बनाते और मुद्दों को लेकर सड़क पर नजर आते। ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन नजर क्या आ रहा है? लगातार वो पार्टी के भीतर वो अंदरूनी घमासान, वो घर परिवार के अंदर अंदरूनी लड़ाई, और वो लड़ाई जो अब तक शब्दों में होती थी, बंद कमरों में होती थी, वो खुले मंचों पर लगातार नजर आ रही है। और ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि ऐसी किसी पार्टी का वर्चस्व आगे बढ़ेगा? मुझे तो नजर नहीं आता है कि राजद का बहुत ज्यादा भविष्य आने वाले समय में बहुत मजबूत होगा। लेकिन हो सकता है वही कुछ दिखे कि ये पार्टी भी, राजद भी कहीं आने वाले समय में जैसे कांग्रेस से टूट के कुछ समता पार्टी बनी, आगे के दूसरे दल बने, इसी तरह हो सकता है कि राजद भी दो फाड़ वाले मोड में ना आ जाए, क्योंकि जो मजबूत पिलर पार्टी के थे वो धीरे धीरे करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, पार्टी में भारी नाराजगी जता रहे हैं। और ये युवा नेतृत्व, तेजस्वी यादव का जो युवा नेतृत्व है, वो ना तो बिहार को, ना पार्टी को, ना ही अपने परिवार को, ना वो संगठित रख पा रहा है, ना वो मजबूत कर पा रहा है, ना वो आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। सुरजीत जी। हाँ, अब देखिए अब होता क्या है कि जिस तरीके से संजय यादव को लेकर के पिछले दिनों काफी बवाल हुआ था, और ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा नाराजगी है लोगों की वो तेजस्वी यादव से नहीं है, नाराजगी ही सबसे ज्यादा उनके आसपास के सलाहकारों से है, चाटुकारों से है। संजय यादव का नाम सबसे आगे लिया जाता है कि भाई सबसे बड़े जयचंद हैं वो, उन्हीं के कारण तेज प्रताप यादव अलग हो जाते हैं, रोहिणी आचार्य खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। अब जो कुल मिलाकर के समीकरण बन रहा है, देखिए एक तरफ तो जो शिवचंद्र राम है वे पिछड़े तबके के बड़े नेता के तौर पे आरजेडी में स्थापित हैं, ये वजह कि SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी में, इसके बावजूद उनको नजरअंदाज कर दिया गया। अब ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं भाई? पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जानी जाती है आरजेडी।
अब जब मौका आया किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, और उनकी सबसे बड़ी बात है ये वो पिछड़े वर्ग के तो है, साथ ही वो वफादार है, लॉयल है। अब उनकी लॉयलिटी को अगर पुरस्कृत करने का समय आया कि भैया उनको आप आगे बढ़ा दीजिए, एक बड़ा दांव हो सकता था, एक बड़ा संदेश दे सकती थी आरजेडी कि देखिए हमने पिछड़े तबके के लोगों को आगे बढ़ाया है, उनको एमएलसी का टिकट दिया, जबकि एक ही उम्मीदवार को हम ला सकते थे, वो भी हमने दिया। भाई सुनील सिंह का नाम तो कहीं था ही नहीं। क्या उनको केवल इसलिए दे दिया गया क्योंकि उनके पास थैली जो है वो मजबूत है, बड़ी थैली है उनके पास? क्योंकि जो रोहिणी आचार्य ने संकेत दिया है उससे तो यही लग रहा है, जो जीतन राम मांझी ने संकेत दिया उससे यही लग रहा है कि भैया ये सीट भी जो वो सौदेबाजी में नप गई, सौदेबाजी में दे दिया गया। अगर इसमें सौदेबाजी नहीं हुई है और वाकई अब सुनील सिंह की बात करें तो उनमें ऐसी क्या काबिलियत देख ली तेजस्वी यादव ने या आरजेडी ने? क्या तेजस्वी यादव ने उससे पहले बैठक की, अपने खास नेताओं से मुलाकात की, भाई अपने परिवार में चर्चा की? कुछ नहीं तो अपने पिता से पूछ लेते, बहनों से बात कर लेते, या फिर जो वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के उनके साथ बात कर लेते कि भैया उम्मीदवार किसे बनाया जाए। एक तरफा फैसला कुछ भी। अब कहा जा रहा है कि भाई राबड़ी देवी के वो मुंह बोले भाई हैं, मुंह बोले भाई हैं तो भाई क्या मामा की भूमिका में वो कंस नजर आ रहे हैं रोहिणी आचार्य को, जो उन्हें ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा? और सबसे संगीन जो इल्जाम लगाया रोहिणी आचार्य ने उनके चरित्र पर लगाया है। कहा है कि ये वही व्यक्ति हैं जो कार्यालय के अंदर बैठ करके माँ बेटियों बहनों पे जो है वो गंदी टिप्पणी किया करते थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। सब कुछ है, सब कुछ पता है लोगों को, फिर भी ये मजबूरी कि इनको एमएलसी बनाया गया। और संकेत साफ उनकी तरफ से भी, रोहिणी आचार्य की तरफ से यही कहा गया है कि जो दलाली करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, जो अलग अलग लोगों के साथ बैठते हैं, दलाली कर रहे हैं, सब कुछ इस तरह के इल्जाम लगाए। जीतन राम मांझी ने भी यही इल्जाम लगाए। तो क्या इनको, तेजस्वी यादव को या आरजेडी को इस बात की परवाह नहीं है कि वो कैसे लोगों को आगे कर रहे हैं? इसका विरोध हो रहा है, अपने घर के अंदर विरोध हो रहा है, और आरोप लग रहा है कि भाई चरित्र तक पर सवाल उठ गए। और एक दूसरा पक्ष जो शिवचंद्र राम का है कि भाई इतने अच्छे उनकी तरफ से देखा जाए तो भाई हर जगह वो नजर आए, बहुत खास माने जाते रहे लालू यादव के, और इसीलिए उनको अनुग्रहित भी किया गया था, SC/ST प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, और इनसे वादा किया गया कि भाई एमएलसी का चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो आपके आगे बढ़ाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि ये थैले की राजनीति जो आनंद मोहन कहते हैं जेडीयू के लिए, वो राजनीति दरअसल आरजेडी के अंदर चल रही है? जी देखिए सुरजी जी, ये अमूमन कहा ही जाता है कि राजनीति में ये थैली तो बहुत ज्यादा हेरफेर घूमती ही है। कुछ अपनी इच्छा से देते हैं और कुछ डिमांड से देते हैं। अब कौन डिमांड से दे रहा, कौन इच्छा से हो रहा है, ये दूसरी बात है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो बात ये है कि राजद के भीतर आखिर वो कौन लोग हैं जो फाइनल फैसला ले रहे हैं? क्या वो अकेले तेजस्वी यादव है, या ये वही सलाहकार गुट है जिसमें संजय यादव से लेके अन्य लोग भी जिनके नाम आए थे वो लोग सारे शामिल हैं? और अगर ऐसा है तो क्या देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं, हर मंच से मैंने ये बात कही है, और अपनी डिबेट्स में और अपने जितने भी कार्यक्रम इसमें बात कहता रहा है कि बिहार में अगर किसी नेता ने अपने पिता की छाया में रहते हुए राजनीति को बहुत तेजी से और बहुत प्रचंड वेग से आगे बढ़ते हुए सीखा है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो तेज नजर आए वो तेजस्वी यादव नजर आए। तेजस्वी यादव ने पिछले इतने सालों में अपनी वाणी पर, देखिए वो बहुत शार्प है, वो चीजों को पकड़ते भी हैं, वो तंज कसने में भी नहीं चूकते हैं, वो चीजों को पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हर तरह पे वो नजर भी रखते हैं, वो दबाव की राजनीति करना भी जानते हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों के बाद तेजस्वी का जो पूरा चेहरा है वो पूरा बदला बदला नजर आ, वो पूरा बदला बदला नजर क्यों आ रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तेजस्वी अपने घर परिवार के लोगों से ही बैर कर बैठे? एक तरफ बड़ा भाई जाता है, वो उन पर भी आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, दोनों भाइयों के बीच अच्छा खासा होता है। छोटी जो रोहिणी आचार्य हो गई उनके साथ उनका विवाद होता है। लगातार खबरें ये आती हैं कि मां भी तेजस्वी यादव के फैसलों से खुश नहीं है, सहमत नहीं है। लगातार ये बात आती है कि पार्टी के जो ऊपर के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो लालू के साथ जो पार्टी को ऊपर उठा के लाए, वो इस समय राजद की जो नीतियां बन रही हैं, जो रणनीतियां बन रही हैं, उससे सहमत नहीं है। इस सब के बावजूद वही होता है जो तेजस्वी फाइनल करते हैं। लेकिन तेजस्वी के कान में ये बातें कह कौन रहा? क्या तेजस्वी खुद से ये इस तरह के फैसले ले रहे हैं?
क्या उनके जो सलाहकार है, उनके मीडिया सलाहकार से लेके, उनके राजनीतिक सलाहकार से लेके, वो लोग उन्हें किस दिशा में लेके जा रहे हैं? और ये जो थैली वाली बातें, खुद आरोप लगे हैं, और ये थैली आ रही है, तो ये थैली कहां जा रही है? क्या ये तेजस्वी यादव के पास जा रही है, या तेजस्वी यादव किसी एक अलग ही ट्रैप में है, किसी अलग ही दुनिया में है, जहां वो दूरगामी राजनीति, देखिए राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि राजनीति में आज लगाया हुआ बीज कई सालों बाद फल देता है। और मैं इसको मैं थोड़ा सा वैसे ही बताऊंगा, जिस तरह से बिहार में इस समय चिराग पासवान अपनी राजनीति कर, वो एक दूरगामी बीज बोए हुए हैं। आप उनका एमएलसी चुनाव में उन्होंने अपना जो मुस्लिम कैंडिडेट रखा, उनकी देखिए राजनीति, उनके भी सलाहकार होंगे, उनके भी रणनीतिकार होंगे, लेकिन कितनी बड़ी कूटनीति के तहत उन्होंने अपना जो एक उम्मीदवार उतारा, उसने मुस्लिम समुदाय से उतारा। उनके पास और बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन अशरफ को उतारना क्यों उतारा गया? एक रणनीति होती है, और रणनीति पे जिसपे सवाल बहुत ज्यादा नहीं उठते हैं, जिसे अप्लॉज किया जाता है, जिसे ये माना जाता है कि वो आज लगाया हुआ बीज आज से कुछ साल बाद एक वृक्ष बनेगा, और वृक्ष पे जो फल लगेंगे उससे उस समाज के लोग, उनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग लाभान्वित होंगे। इसी में 2020-30 की जो योजना चिराग पासवान अपनी जो अपने पुराने बनाए में कहें, हालांकि आने वाले समय में क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन देखिए वो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। एक लड़का जो बॉलीवुड में काम करता है, वो अपने पिता की छत्र छाया में राजनीति का काका सीखता है। ऑल ऑफ सडन एक दिन उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, उनके चाचा के साथ उनका पार्टी को लेके अंतर्विरोध होता है, और वो एक चीज पे स्टैंड लेते हैं, और उस स्टैंड पे खड़े होके अपने फैसलों पे अड़िग रह के लगातार वो आगे बढ़ते हैं। और आज ही हमने अपना मुद्दा गर्म है की एक अपनी रिपोर्ट की है, जिसमें हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर बिहार की हम अगर 6 महीने हो गए सरकार बने को, उनकी सभी पार्टियों का अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखें, तो रिपोर्ट कार्ड में श्री राम यानी मोदी जी की भाजपा, और दूसरे नंबर पर अगर कोई पार्टी समय बिहार में मजबूत स्थिर है, जो संक्रमण से दूर है, वो पार्टी दूसरे नंबर पर अगर कोई नजर आती है, तो वो लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है। तो ये एक रणनीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी जिसने इतने सालों तक सत्ता पर अपना अधिकार रखा, वो पार्टी आज इस तरह से लगातार छिन्न भिन्न होती नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके जो रणनीतिकार हैं, उनके जो फैसले हैं, वो ना तो जनता के फेवर में है, ना वो संगठन के फेवर में है, ना वो संगठन को खड़ा करने वाले उन मजबूत पिलरों के फेवर में है, जो पार्टी को जो जिनके चलते ये जनाधार है। अगर ये सारे लोग हट गए, अगर हम इस बात की एक आशंका लगाएं या एक ऐसा कयास लगाएं कि अगर बीजेपी शिवचंद्र राम को अपने यहां अपने साथ बुला ले, या मांझी ने अपने साथ जोड़ लेते हैं, या कोई भी एक जो जुड़ जाते हैं, तो क्या एक जो जनाधार अब तक राजद कर रहा है, जो पिछड़ की राजनीति राजद करती आ रही है, क्या वो वोट बैंक नहीं टूटेगा? और कैसे ये अपना विस्तार कर पाएंगे, कैसे दोबारा एक पार्टी को खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि नीतियों में इतनी ज्यादा खामियां नजर आ रही हैं, और खामियां भी अलग चीज है, इन पे लगातार इनके हर फैसले पर सबसे पहले इनके परिजन ही, इनके घर परिवार के लोग ही सहमत नहीं होते हैं। अगर आप कर रहे हैं और आप एक राजनीतिक परिवार से हैं जिसमें सबका से है, सबका सुना जाता है, सबका कहा जाता है, और ऐसे समय में जब आप राजनीतिक निशाने पर भी आते हैं, आपके ही घर परिवार के लोगों के स्टेटमेंट ही आपके लिए सबसे बड़े तीर बन जाते हैं। देखिए भाजपा का कोई बयान नहीं आया, जदयू का कोई बयान नहीं आया, इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई बयान नहीं आया, इसमें और जो दूसरे सियासी दल है उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन बयान इन पे जो कमेंट के तौर पे चल रहे हैं, इनकी नीतियों पे जो चल रहे हैं, वो किन के आ रहे हैं? तेजस्वी यादव के, इनके घर के अंदर के, रोहिणी आचार्य के। तो इनको बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ गई है, और अगर यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, तो वो समय बहुत दूर नहीं है कि या तो राजद दो फाड़ हो जाएगी, या राजद धीरे धीरे अपने अस्तित्व को तराशने की जुगत में आगे बढ़ती हुई या मशक्कत करती हुई नजर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, पहले ये चर्चा चल रही थी कि वो अपने भांजे को आगे ला सकते हैं, उनको एमएलसी का टिकट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि राजनीतिक सूझबूझ जिसे को कहते हैं, राजनीतिक सूझबूझ है कि भाई एक मुस्लिम कैंडिडेट को आगे बढ़ाते हैं, वो दूरगामी सोच है उनकी। और तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि भाई इनके परिवार के बारे में कहा जाता है ये अपने परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाते, लेकिन जब एमएलसी का टिकट देने की बारी आई, तो अब ये स्वरूप वहां का बदलता हुआ दिख रहा है। जो लालू परिवार है उसमें तेजस्वी यादव अब एकला चलो की राह पे निकल चुके हैं, उनको अपने परिवार की भी चिंता नहीं है, और ना उनको अब अपनी पार्टी की चिंता नजर आ रही है, क्योंकि परिवार को साइड करके वो एक
राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देना चाह रहे थे कि भाई हम परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जो काबिल है उनको टिकट देंगे। लेकिन भाई आपका जो पैमाना है काबिलियत का, वो तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। और यही तमाम आरोप लगे थे जब राज्यसभा के लिए चुनाव चल रहा था, तो उस वक्त इनके कुछ विधायक इसलिए इनसे नाराज हो गए कि भाई उनसे कोई सलाह मशविरा ही नहीं किया आपने, जिसका वोट चाहिए आपको उससे सलाह मशविरा नहीं किया, बिना सोचे समझे आपने किसी को भी आगे बढ़ा दिया और नाराजगी दिखी राज्यसभा में। तो क्या ये माना जाए कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इनके विधायकों के पास भी बहाना होगा कि भाई आपने अपनी मनमानी की, आपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों को उतार दिया, आपने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई पार्टी की बैठक नहीं बुलाई, उम्मीदवार तय करने के लिए आपने एक तरफा निर्णय लिया। तो ठीक है, आप उस निर्णय के साथ चलिए और हो सकता है कि भाई आरजेडी से अब क्रॉस वोटिंग होना शुरू हो जाए। खास करके वैसे लोग जो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े तबके से आते हैं, जो विधायक हैं अभी, हो सकता है कि वो इस चीज को मुद्दा बना लें कि भाई जब आप पिछड़े वर्ग के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं तो हम आपके साथ क्यों रहें, हम क्यों ना क्रॉस वोटिंग कर दें। तो क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है वो क्रॉस वोटिंग के तौर पर देखने को मिल सकता है इस चुनाव में? जी बिल्कुल बिल्कुल सुरजीत जी, ऐसी इसकी आशंका ही अभी बोलेंगे हम, पर इसकी संभावना, आशंका, जिस भी शब्द का हम इस्तेमाल करें, कयास, वो पूरे हैं। देखिए, इन्होंने लगातार जो राज्यसभा के दौरान बात हुई थी तो उसमें यह था कि AIM ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक थे वो इनको सपोर्ट करेंगे राज्यसभा चुनावों में। और ये भी बातें हुई थी कि जब MLC का चुनाव आएगा तो उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट इनकी पार्टी का, MIM की पार्टी का, ये विधान उसमें भी भेजेंगे या किसी दूसरे कैंडिडेट को ये वहां भेजेंगे ताकि उनका भी विस्तार नजर आए। अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि इनके पक्ष में कोई मुस्लिम नेता क्या कहते हैं वोट देता हुआ नजर आएगा? जब राज्यसभा चुनाव हुए तो उस समय क्रॉस वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के भी कई नेता थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनकी बाद में बातें आई, और इनके यहां से भी, राजद के यहां से भी वो चीजें हुई थी। तो क्या इस बार भी पूरी संभावना है, इस बार भी ऐसा हो सकता है कि इनके कैंडिडेट को शायद जो 25 वोट मिलने चाहिए उसको वो भी पूरे पर्याप्त ना हो पाए। और ऐसी स्थिति में, ऐसी अगर स्थिति आई तो आप ये बात तय मानिए, बिहार में आने वाले दिनों में राजद पार्टी में बड़ा विस्फोट होता हुआ नजर आएगा। और ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव पर भी कोई एक्शन हो जाए, क्योंकि लालू अब जिस तरह से सक्रियता में स्टेटमेंट के थ्रू आ रहे हैं, जिस तरह से नीतीश अपनी पार्टी को दोबारा से संभालते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं वो दिन ना आ जाए कि लालू को एक बार फिर से अपनी पार्टी की कमान, भले ही साइलेंट मोड में रहे, वो वर्ड्स उनके हों और उनको कहने वाला चेहरा तेजस्वी की जगह कोई दूसरा हो जाए, और इसका ऐलान भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई एक बड़ा विद्रोह राजद के अंदर नजर आएगा अगर इस बार ये MLC के सीट पे भी चुनाव हारते हैं। तो जैसा आपने सवाल उठाया वो सवाल भी वाजिब है। राज्यसभा चुनावों में देख चुके हैं 41 विधायक होने के बावजूद भी ये अपना कैंडिडेट नहीं जितवा पाए, क्योंकि अंदर खाने बहुत ज्यादा रुष्टा तुष्टा भाव था। बहुत सारे इनके विधायक इनकी नीतियों से नाराज हैं, लगातार वो नाराजगी आ रही है। जो जीते हुए विधायक हैं उनसे वो विधायकों के, उनका कहना है, दबी जुबान में ही सब कहते हैं कि हमें अपने नेता से मिलने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है कि वो जो मुद्दा होता है वो मुद्दा खत्म भी हो चुका होता है और उसके बाद कहा जाता है कि इतने दिन बाद आप मिलिएगा। राजनीति में यह अहंकार किस दिन चूर हो जाए, आप बहुत दूर की बात मत कीजिए, आप अपने पड़ोस के बंगाल की बात कर लीजिए। बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर जो अब एलिगेशन लग रहे हैं, उन एलिगेशनों को समझिए। वो एलिगेशन क्या थे कि अभिषेक बनर्जी सुन ही नहीं रहे थे, अपनी मनमर्जी चला रहे थे, और एक पार्टी का बहुत बड़ा तबका उनसे बहुत नाराज था, लेकिन वो इस आस में था कि शायद दोबारा सत्ता आएगी, दोबारा मलाई खाएंगे। लेकिन जब कटोरा छीना तो सब देखिए कैसे बिलबिलाकर बाहर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद जो है इनके, वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और क्या एलिगेशन लगाते हैं कि पिछले जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही खराब रहा। सत्ता में रहकर सबको मलाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सत्ता के बाहर आती वही मलाई चीनी की जगह कड़वेपन में तब्दील हो जाती है। और जब अब लोगों को नजर आ रहा है कि राजद में रहकर उनका सियासी भविष्य बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है, अगर वो निकल के बाहर आए और उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू करे, जो हो सकता है कि MLC चुनावों के बाद इस तरह का व्यवहार आपको नजर आए।
दूसरी हम्म, तरफ लगातार ये बातें कही जा रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान कह चुके हैं कि राजद के कई विधायक मेरे संपर्क में, हमारे संपर्क में, जदयू इस बात को कह चुके हैं कि हमारे संपर्क में, और बीजेपी तो इन चीजों की मास्टरमाइंड है। वो ऊपर वाला सब देख रहा है वाले मोड में, वो ऊपर से पूरे मामले पे नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि कहां किस पे किस पे हल्की चोट मारने से वो टूट सकता है। और बीजेपी वो पार्टी है कि वो हल्की चोट मार के साइड में हट जाती है, फिर वो बंदा खुद अपने आप चल कर आता है। तो तो ये हाँ राजनीति जो है, हाँ ये हाँ हाँ ये राजनीति को, ये इतने धुंधर राजनेताओं के साथ आप बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, इन्हें समझना होगा कि राजनीति कहां चल रही है। बिहार में राजनीति, जहां जदयू को अपने अस्तित्व के लाले पड़ गए हैं, वहां राजद अपनी अगर नीतियों में सुधार नहीं करेगा तो बहुत बहुत ही हाशिए पर पूरी पार्टी जाती हुई नजर आएगी। और वो परिवार जिसने जिसने बहुत लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर एक पूरा शासन किया, और उनका पूरा पीढ़ी परिवार, उनका मतलब राजनीतिक एक छत्र ऐसा है, अम्ब्रेला बन गया कि उसमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, एमएलसी भी हैं, इस तरह के पूरे, वो तो अकेले अकेले, उनके रिश्तेदार भी कई इस तरह के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए नजर आए। वो पूरा सियासी दल धीरे 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 अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ता हुआ नजर आएगा। और ये जो हालात हुए, तो उसमें अगर इसमें सुधार जल्दी नहीं किया गया तो वो दिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। हाँ, मतलब ये माना जा सकता है कि भाई अगर राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया होता तेजस्वी यादव ने, तो शायद यहाँ से एक बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म वो तैयार कर सकते थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब अंदर ही विद्रोह जैसी स्थिति बन गई है पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर में, तो इसके राजनीतिक दूरदर्शिता तो नहीं कही जाएगी जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। अब ये अलग बात है कि भाई शिवचंद्र राम को मनाने की कोशिश की जा रही है, और ये भी दिखाया जा रहा है कि भाई चलिए गलती हो गई, लेकिन चलिए आगे हम सुधार करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भाई क्या पछताए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात है। तमाम मान मनोबल हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि भाई रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वही वाली बात है, अगर मान भी गए शिवचंद्र राम, तो क्या वो पुरानी लॉयलिटी दिखा पाएंगे, पुराना जो विश्वास पात्र होने का तमगा लेकर वो घूम रहे थे, वो विश्वास पात्र बन पाएंगे। और कुल मिलाकर के अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरजेडी की राजनीति और कुल मिलाकर के पार्टी भी बिखरती हुई नजर आए। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। नमस्कार।